देखो आगे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्या था हेडिंग लास्ट लेक्चर का? धारावाही परिनालिका में स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक था, एक सिंगल कॉइल था जब ये, ठीक है, ये सिंगल कॉइल की वजह से स्वप्रेरण गुणांक था। पीछे भी मैं पढ़ा चुका हूं, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्वप्रेरण गुणांक और एक होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो पढ़ा सबने है ये वो चीज, ये चीज ध्यान में होगा कि स्वप्रेरण के लिए कितने कुंडली की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक कुंडली की आवश्यकता है, ठीक है, पढ़ा है ना। जब कुंडली में धारा परिवर्तन या प्रणालिका में धारा परिवर्तन करने से स्वयं उसी प्रणालिका में एक प्रेरित जो धारा उत्पन्न हो जाए तो ये घटना स्वप्रेरण कहलाती है। और दूसरा होता है अन्योन्य प्रेरण की घटना या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, उसके लिए कितनी कुंडली की आवश्यकता होती है, एक से ज्यादा। तो कल जो हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन पढ़ा था उसमें सिंगल कुंडली लिया था, तो उसके वजह से जो निकलेगा स्वप्रेरण गुणांक निकलेगा। आज के लेक्चर में उसने बोला है दो कुंडली लेना है, कुंडली बोलो या प्रणालिका बोलो, दो प्रणालिका लेना है, ठीक है। तो एक से अधिक अगर प्रणालिका लिया जाता है तो उसमें कौन सा रूल, कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से अधिक लिया है, दो लिए हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। एक होता तो हम इधर स्वप्रेरण गुणांक निकालते जो लास्ट लेक्चर में हमने निकाला है। समाक्षय का क्या मतलब है, समाक्षय का मतलब है एक ही एक्सिस पर है, ऐसा नहीं कि एक उधर है और एक इधर है, मतलब एक अगर बड़ी कुंडली है तो उसके अंदर एक छोटी कुंडली है, एक ही एक्सिस पे, ठीक है, ऐसे ये दो कुंडली और इसके लिए निकालना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। कुंडली के नाम वगैरह लिख देते हैं अगर नाम लिखना चाहोगे आप। तो जैसे पहली वाली कुंडली ये है बड़ी वाली, तो इसको हिंदी में कहेंगे प्राथमिक कुंडली, और प्राथमिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी, ठीक है, ये आपका प्राइमरी हो जाएगा। और जो नीचे वाला है ब्लू वाला वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक है, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। फिर सपोज पहली वाली कुंडली में फेरों की संख्या है N1, तो दूसरी वाली कुंडली में फेरों की संख्या कितनी मान लेंगे हम, N2 मान लेंगे। पहली वाली कुंडली में फेरों की संख्या है N1, तो दूसरी वाली कुंडली में जो छोटी वाली कुंडली है इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं हम, इसमें फेरों की संख्या है N2। और क्या लेते हैं, और हम क्या ले सकते हैं, इसमें धारा ले सकते हैं, ठीक है। तो धारा अब खुद से याद करो, जब मैंने अन्योन्य प्रेरण बताया था, ये अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली चाहिए थी, तो जब अन्योन्य प्रेरण मैंने पढ़ाया था उस समय धारा किस में बह रही थी, पहले वाले में कि दूसरी वाली में, पहली वाली में धारा परिवर्तन कर रहे थे, इधर एक सेल लगा हुआ था, हम ऑन ऑफ कर रहे थे, इसमें मुख्य धारा थी, इसकी मुख्य धारा की वजह से उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। मुख्य धारा तो इसके पास तो कोई बैटरी वगैरह था ही नहीं, तो इसमें ध्यान रखना कॉन्सेप्ट वही वाला रहेगा। इसमें ध्यान रखना, इस जब मैं अन्योन्य प्रेरण पढ़ाऊं तो धारा की जब बात हो तो वो पहली कुंडली का होगा, और चुंबकीय क्षेत्र का जब बात हो तो वो भी पहली कुंडली का होगा। बाकी फ्लक्स, फेरों की संख्या, ये सब सेकेंडरी कॉइल का हम लेंगे। तो इसमें धारा क्या, दूसरी कुंडली में तो मुख्य धारा है ही नहीं, तो मुख्य धारा किस कुंडली में है, पहली वाली कुंडली में। तो इसको मैं सपोज कर देता हूँ आई भी कर सकता हूँ क्योंकि एक ही धारा ही है मुख्य धारा, लेकिन कंफ्यूजन होगा कि किस कुंडली की बात हो रही है, तो क्लियर कर देता हूँ मैं इसको I1। धारा किस में बह रही है, पहली वाली कुंडली में बह रही है, बड़ी वाली में, ठीक है, और उसके कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये और कौन सा चीज दिखाने लायक है, हाँ एक और चीज, इसमें मान के चल रहे हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल है, ये जो छोटी वाली कॉइल है, इसका क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या इसका क्षेत्रफल कितना A है, क्षेत्रफल को A से ही दिखाते हैं, इधर दिखा देता हूं मैं, इसका क्षेत्रफल A। अब क्षेत्रफल कैसे नापना है, ऐसे नहीं नापना है क्षेत्रफल, मतलब आप इसको अगर सामने से देखोगे, ठीक है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को लंबे में देखोगे ऐसे सामने देखोगे ऐसा दिखेगा, लेकिन स्प्रिंग को ऐसे सामने लेके देखोगे तो क्या दिखेगा, सिर्फ एक होल की तरह दिखेगा। तो आपको इस होल का क्षेत्रफल नापना है, कैसे नापोगे, इसका एक त्रिज्या होगा R, और पता है ये वृत्त की तरह है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई R², सिंपल।
ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रफल नापना है इसका। तो मान लो कि ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसका क्षेत्रफल कितना है ए। प्राथमिक कॉइल की क्षेत्रफल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को करने के लिए एक चीज दिमाग में क्लियर रखना कि आपको धारा पहली कुंडली की चाहिए और चुंबकीय क्षेत्र पहली कुंडली की चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हमने अन्योन्य प्रेरण जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हम धारा पहली कुंडली में प्रवाहित होती है सिर्फ मुख्य धारा, इसमें चेंज करते हैं तब जाकर के उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। पहली कुंडली में धारा बहेगा तो पहली कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र से जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा फ्लक्स दूसरी कुंडली तक पहुंच पाएगा। ठीक है, इसलिए I1 और B1 पहली कुंडली का होगा, बाकी सब सेकेंडरी कॉइल का हम निकालेंगे। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, हमने पहले पढ़ा हुआ अन्योन्य प्रेरण गुणांक वाला, हमें बस डेरिवेशन लगाना है। देख लेना जो लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन हुआ तो ये दोनों ही आएगा तो डायरेक्ट 5 नंबर में आएगा, आए भी हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंट ईयर आने वाले क्वेश्चंस नहीं है, डेरिवेशंस नहीं है जो कि मैं बोलूँ कि ये अल्टरनेट ईयर्स हैं कि इस साल आया तो अगले साल भी आएगा, ऐसे ये 2-3 बार आए हैं। ठीक है, मतलब पिछले 8-10 सालों में 2-3 बार आए हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा इसको मैं। और तुम्हारी किस्मत है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कल का, स्पेशली अगर कल का डेरिवेशन किसी ने किया है ना, मतलब कल जो लास्ट लेक्चर में जो था, जो क्लास में था, या जिसने कोई पुरानी वीडियो देखी होगी जो मैंने ग्रुप में भेजा था, तो वो इसको आराम से कर लेगा। ठीक है, बस मैंने कल क्या कहा था कि 3-4 फॉर्मूले हैं और फॉर्मूलों में वैल्यू चेंज करना है बस आपस में, एक का वैल्यू दूसरे में पुट करना है, दूसरे का पहले में पुट करना है, बस यही काम किया था हमने कल। ठीक है, अच्छा क्या किया था मैं इधर समझा देता हूँ शॉर्टकट में कि 4 कौन से फॉर्मूले जिसकी वैल्यू चेंज करते रहनी है। बस देखो, जिसने कल लास्ट लेक्चर में जो थे 4 कौन से फॉर्मूले थे जिसका हम यूज कर रहे थे। एक यूज कर रहे थे हम चुंबकीय क्षेत्र का, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूले का यूज किया हमने। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0 Ni। परिनालिका हो चाहे टोरॉइड हो, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 Ni। और किसका यूज किया था हमने, क्या फ्लक्स का यूज किया था। फ्लक्स बराबर क्या होता है, अगर फेरो की संख्या n है तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, BA cos थीटा। ठीक है, BA cos थीटा, तो हम थीटा कितना मान के चल रहे हैं, 0 डिग्री, क्योंकि B और A के बीच इसमें एंगल बनेगा सेम ही दिशा में बनेगा। इसमें अगर B और A लोगे तो B भी इसी दिशा में जाएगा, A भी इसी दिशा में जाएगा, A मतलब क्षेत्रफल से, तो एंगल 0 डिग्री बनना है। तो ये हो जाएगा, नॉर्मली ये होता है फाई बराबर BA cos थीटा, तो cos थीटा की 0 cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 का गुणा इसके साथ करो ये, और अगर इसमें n फेरे हैं तो ये n। ठीक है, और कौन सा फार्मूला यूज किया था हमने कल मतलब लास्ट लेक्चर में, स्वप्रेरण गुणांक का यूज किया था फार्मूला। हमने फ्लक्स निकाला था, एक फ्लक्स का ये फार्मूला यूज किया हमने, और एक फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि जो क्या पढ़ा है, फ्लक्स परिवर्तन किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स परिवर्तन से क्या हाँ, धारा पे डिपेंड करता है। तो क्या था, जब समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट आया था L। ठीक है, और अगर ये तो स्वप्रेरण के केस में है, अन्योन्य प्रेरण के केस में क्या आएगा L की जगह पे। अन्योन्य प्रेरण को किस चीज से दिखाते हैं, इतनी जल्दी बोल के तुम लोग, अन्योन्य प्रेरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण को म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक को। तो इसको किस चीज से दिखाते हैं, कैपिटल M से। तो उस अन्योन्य प्रेरण के केस में इसकी जगह कौन आएगा, कैपिटल M आएगा। तो अगर यहाँ पे n फाई निकालना चाहोगे तो यहाँ पे आएगा n फाई बराबर mi। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3, और एक चौथा फॉर्मूला मैंने समझाया था तुम्हें, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को दिखाते हैं स्मॉल m से। उसके लिए करना क्या होता है, टोटल फेरों की संख्या को डिवाइड कर दो जो लंबाई उसने दिया होगा नापने के लिए, ये इससे। ये 4 फॉर्मूलों का यूज करना है और ध्यान ये रखना है, बस ये वही है जो लास्ट लेक्चर में जो हुआ था। जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे तुम में से, वो अगर आज का लेक्चर भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपको धारा पहली कुंडली की रखनी है और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या रखना है, पहली कुंडली का रखना है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी I और B दिख रहा होगा वहाँ पे I1 और B1 हो जाएगा,
और बाकी जो भी चीजें वो क्या आ जाएगा 2 2 2 करके, ठीक है। जैसे कि वहां पे दिख रहा होगा n दिख रहा होगा n, सिर्फ I1 और B1 होगा, n दिख रहा है तो n क्या है, n की जगह n2 रख दोगे, n2 और 5 1, n2 b की जगह क्या होना चाहिए 1, और a तो हमने माना है सेकेंडरी वाले का, ठीक है। तो देखो आगे, बस वो 4 फॉर्मूले जो तुम्हें वहां दिख रहे हैं उनको अरेंज करना है, उनको बस वैल्यू पुट कर दी है। तो हम लिख देते हैं, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। गिवन दैट, एकदम कल वाले पैटर्न में मैं स्टार्ट करूंगा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, वो देख के आए होंगे तो और भी आसान होगा ये पढ़ना। वी नो दैट, हमें ज्ञात है, एक एक करके मैं सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। हमें ज्ञात है, देखो एक एक करके सारे चीज मैं लिखूंगा, बट उससे पहले मुझे एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि ए क्या है, पहली कुंडली का क्षेत्रफल है कि दूसरी कुंडली का, कुंडली नहीं प्रणाली का यहाँ बोलेंगे। तो द्वितीयक है ना, तो माना द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल, द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल इज ए, ये है, ये हमने क्लियर कर दिया, ये हमने पहले भी क्लियर किया हुआ था, ठीक है। अब निकालना है एक एक चीज, पहले बी निकालना है, बी, तो बी मैंने क्या समझा, बी किसका होगा 1 1 का मतलब प्राथमिक कुंडली का होगा, बी का मतलब होता है क्या है चुंबकीय क्षेत्र, तो प्राथमिक कुंडली का मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र किस चीज से दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं, बट प्राथमिक का है तो किस चीज से दिखाएंगे, B1 से दिखाएंगे, B1 से। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, ये पीछे जब मैंने पिछले चैप्टर में एम्पियर का नियम पढ़ाया था, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग वहां पढ़ाया होगा, टोरॉइड और सोलेनोइड, उसका आंसर आता था μ0 Ni, वहां से हमने वो फॉर्मूला निकाल के रखा हुआ है पहले से, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, ये ठीक है। क्या होता है μ0 Ni होता है, ये हो जाएगा μ0 तो कांस्टेंट है, इसको तो फर्क नहीं पड़ता है पहली मौजा दूसरे में, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। तो μ0 Ni, तो n प्राथमिक की बात हो रही है, और I भी मैंने कहा किसकी होगी, प्राथमिक कुंडली की धारा से मतलब है, तो μ0 Ni, ठीक है, ये हो गया। अगली चीज क्या निकालनी है हमें, अगली चीज हम निकाल सकते हैं फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, तो फ्लक्स के 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला वो है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं BA cos थीटा करके, एक फॉर्मूला वो है जो अन्योन्य प्रेरण के लिए हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में। तो आप कह सकते हो फ्लक्स के लिए चुंबकीय फ्लक्स फाई से दिखाते हैं, और मान के चल रहे हैं फेरों की संख्या n है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, बस I और B पहली की होगी, बाकी सब चीज किसकी होगी, दूसरी की। तो चुंबकीय फ्लक्स है ना, ये किसकी हम निकालेंगे, दूसरी कुंडली की। फॉर्मूला तो वही रहेगा जो रहता है, फॉर्मूला क्या है n फाई, अभी मैं 1 2 जो लिखना होगा लिखूंगा यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर BA cos थीटा होता है, फेरों की संख्या n है तो हम n का गुणा कर दे रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा BA। अब एक चीज ध्यान दो, क्या समझाया है, बस क्या चीज पहली कुंडली की रहेगी, धारा, और वो तो धारा तो इसमें है ही नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये तो क्लियर है कि क्या होगा B1 ही रहेगा, बाकी सब चीजें किसकी रहेगी, दूसरी कुंडली की रहेगी। तो क्या होगा, ये N2 हो जाएगा, फाई 2 N2, और A तो हमने क्लियर किया है कि A तो किसका क्षेत्रफल है, द्वितीय कुंडली का हम क्षेत्रफल लेके चल रही है। ये एक तरीके से ट्रिक जैसा तुम्हें ध्यान रहेगा तो एकदम मस्त तरीके से ये डेरिवेशन कर पाओगे। I1 B1 बस ध्यान रखना है, और क्षेत्रफल दूसरी की रखनी है,
दूसरे की तो हम वैसे भी सब दूसरे की ही रख रहे हैं। देखो ये भी A2 करने से मतलब ही नहीं, क्योंकि हमने A तो एक ही माना हुआ है। हो गया ये क्लियर? ये कैसे हुआ, फॉर्मूला वही लगा हुआ है, N5 बराबर NB है। बस ध्यान रखना है कौन से पहले की कौन सी दूसरी की। अच्छा, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, ये भी फॉर्मूला है फ्लक्स का, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं तथा, या फिर ये भी चुंबकीय फ्लक्स ही है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, क्या लिखें, तथा चुंबकीय। लास्ट लेक्चर में देखना क्या लिखा था हमने, जब हमने रिपीट किया था स्टार्टिंग में, तथा करके लिखा था। जो लिखा होगा, जो लैंग्वेज वहां पर था, मैं वही रिपीट करना चाहता हूँ, तथा। चलो फिर से लिख देते हैं इसको, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स देखो दो बार इसमें आएगा। एक बार आएगा जब नॉर्मल फॉर्मूला, एक बार आएगा क्योंकि हमें ये चाहिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तो हमें वो चाहिए जिसके लिए M आए, जिसमें M आए, तथा चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स जो है ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए होगा। फ्लक्स कितना, क्या होता है फॉर्मूला अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, N5 बराबर MI। MI से याद आया, RCB जीत गई। मैं चाहता था RCB जीते, ठीक है। तो N5 बराबर कितना होता है, MI। अब ये ध्यान, अब बताओ थोड़ा, अब इसमें 1 और 2 करना पड़ेगा। तो N5 बराबर है, तो N क्या होगा, 1 का होगा, 2 का होगा, इसमें कौन सा 1 का होगा, यस, बस I किसका रहेगा, 1 का रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, 2। तो ये तो N है, तो N2 phi2 M कांस्टेंट होता है, ठीक है, गुणांक है वो, गुणांक उस कुंडली के लिए, तो M को M1 M2 नहीं करेंगे हम, ठीक है। और ये वो, तो ये 4 फॉर्मूले हमने लिख दिए। एक और फॉर्मूला एक छोटा सा बचा हुआ है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है, N बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n, कैपिटल N बराबर, सॉरी कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। अच्छा, फेरों की संख्या हम पहली की भी निकाल सकते हैं, दूसरी की भी निकाल सकते हैं। सपोज पहली कुंडली के लिए निकाल रहे हैं तो N1, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी की निकाल रहे हो तो, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। लंबाई हम सेमी मान के चल रहे हैं, ये, और ये हो जाएगा N2 बराबर N2L। एक चीज ध्यान देना थोड़ा, ये डायग्राम बनाते हुए मैंने ज्यादा छोटा बना दिया है, हालांकि छोटा ही बनाना था, लेकिन लंबाई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगी, छोड़ो उसको, जब जरूरत पड़ेगी करेंगे। ये फॉर्मूला अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, 5 मिनट से या 10 मिनट से, जब से ये डेरिवेशन चल रहा है, मैंने बस फॉर्मूले लिखे हैं वहां पे, और हमें आगे भी कुछ नहीं करना है, हमें बस फॉर्मूलों को अरेंज करना है, ठीक है। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, हमें वो ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि ध्यान दो, ये जो फॉर्मूले हैं ये भी फ्लक्स का, ये, अच्छा मैं इसको इक्वेशन डाल देता हूं, जैसे लास्ट लेक्चर में डाला था, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, और ये जो फॉर्मूले हैं फेरों वाली, इससे डालो, या छोड़ो इसको लास्ट में, इसको नहीं भी डालो चलेगा। ध्यान दो, इक्वेशन 2 और 3 सेम चीज नहीं दिखा रहा है, ये भी N2 phi2 को दिखा रहा है, और इक्वेशन 3 भी N2 phi2 को दिखा रहा है। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन, इसको करते हैं सॉल्व, समीकरण 2 और 3 से, इंग्लिश में क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, N2 phi2 बराबर, N2 phi2 बराबर क्या होगा, N2B1A, N2B1A, ये है इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 क्या है, N2 phi2 बराबर, देखो यही N2 phi2 है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, MI1। तो सीधी सी बात है, जब N2 phi2 इसके बराबर है और N2 phi2 इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, या तो इसको मिटा दो, या फिर दोबारा लिखना तो ऐसे लिख दो,
तो N2B1A बराबर क्या होगा, MI1, N2B1A MI1, ये हो गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो, यहां पे B1 आया है, B1 का फॉर्मूला हमें पता है, तो किस इक्वेशन में है वो, इक्वेशन 1 में है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से B1 की वैल्यू रखो, तो यहां क्या है, N2, B1 की वैल्यू क्या है, μ0 N1 I1, μ0 N1 I1, ये हो गया। और बगल में क्या था फिर, A, यही था ना, N2 B1 की जगह ये ब्रैकेट वाली वैल्यू और A की जगह A, अब बराबर MI1। हमें क्या चाहिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक चाहिए, उसको किस चीज से दिखाते हैं, कैपिटल M से दिखाते हैं। तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, बस कैपिटल M की वैल्यू लेते आना है। एक और चीज ध्यान दो, इधर भी I1 है, उधर भी I1 है, तो I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। और जब I1 से I1 कैंसिल हो ही गया तो इधर बचा क्या, सिर्फ M ही बचा, हमें M की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसमें देख लो कैमरे में, ये लास्ट लाइन आएगा उसमें, तो M बराबर कितना हो जाएगा, M बराबर, देखो I1 से I1 तो कैंसिल हो चुका है, तो इसके अलावा इधर बचा क्या, N2 μ0 N1 I1, यही बच गया। अच्छा I1 तो कैंसिल हो चुका है, गुड, ध्यान है तुम लोगों का, मेरा ही नहीं है बस ये। हाँ अभी करेंगे, आप चाहोगे तो इसको भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, चाहे तो हम इसको भी अपना फाइनल आंसर मान के छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये पढ़ा है, N1 N2 की वैल्यू रखना पड़ा है कि N1 N2 बराबर क्या होगा। या फिर इधर एक चीज ध्यान दो, अगर N1 बराबर, इसको थोड़ा हटाता हूं मैं, N1 बराबर ये है, तो यहां देखो कैपिटल N1 आएगा कहीं पे, कैपिटल N1 की जरूरत नहीं पड़ रही है ना कहीं पे, स्मॉल N1 की जरूरत पड़ रही है, तो स्मॉल ही रहने दो। अब इसको आप चाहो तो कैपिटल N में कन्वर्ट करो या तो स्मॉल n में कन्वर्ट करो, ठीक है, स्मॉल n में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको ऐसे ही रहने दो। और वो क्या था, N2 क्या था, N2 बराबर था N2 बटे L, कहाँ गया N2, ये रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम कैपिटल N को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर N2 को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूले से N2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमें N2 को स्मॉल n2 में कन्वर्ट करना है, तो N2 को स्मॉल n2 में कन्वर्ट करना है, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, L भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, N2L हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, बस वैल्यू पुट कर दो N2 का, आ जाएगा एक लाइन और उसमें देख लेना, नहीं तो मैं इधर बगल में लिख दूंगा। चलो ठीक है, मैं बगल में लिख लेता हूँ, कोई इसमें वो नहीं है, इशू नहीं है। इतना तक समझ में आया, कुछ भी नहीं किया है, बस दो इक्वेशंस हमें साफ साफ दिख रहे हैं, हमने दोनों का आपस में तुलना कर लिया, ये दो रख दिया बीच में, बस फिर बीच में देखा B1 है, तो B1 की वैल्यू भी हमें पहले से पता पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो B1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया, देखा कि I1 से I1 कट रहा है, वो काट दिया, क्योंकि सब गुणा में है, इधर भी गुणा में है उधर भी गुणा में, तो इजीली कट जाएगा, ठीक है। तो जो बचा हमने अभी लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, या तो हम सारी वैल्यू कैपिटल N में रखें या तो स्मॉल n में रखें, वहां पे एक जगह कैपिटल N आ रहा है, एक जगह स्मॉल, तो हम ट्राई करते हैं कैपिटल N को स्मॉल में कन्वर्ट करने का, बस अब वही करना है। तो कैपिटल N वाला तो एक ही चीज है यहाँ पे N2, तो हमें क्या पता है, जब स्मॉल n2 बराबर, इसको अलग से लिख देता हूँ, जब स्मॉल n2 बराबर ये होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं अलग से, चूंकि स्मॉल n2 बराबर क्या होता है n2 अपॉन n, तो कैपिटल N2 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m2 इंटू L। जब कैपिटल M2 चाहिए तो ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो रख दो, इसमें वैल्यू रख दो, m बराबर
N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी N2L, और बाकी क्या बच गया μ0 N1A, μ0 N1A, ये आपका आ गया आंसर। आप और भी चाहो तो अच्छे से अरेंज कर सकते हो N1 N2 को एक साथ करके। तो बस अब मैं अरेंज कर रहा हूं सही तरीके से, बाकी आंसर आ चुका है। अरेंज कैसे करना है ध्यान रखो, कांस्टेंट हमेशा ट्राई करना सबसे आगे रहे, कांस्टेंट हमेशा आगे रखने की हम ट्राई करते तो ये आगे, बाकी N1 N2 आ गया, ये आ गया N1 N2, μ0 N1 N2 बच क्या गया LA, ये आ गया आपका डेरिवेशन। और स्वप्रेरण गुणांक हो चाहे अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो, दोनों का मात्रक क्या होता है हेनरी, दोनों का मात्रक होता है हेनरी, अन्योन्य प्रेरण हो चाहे स्वप्रेरण। ये इसका कंप्लीट डेरिवेशन है, बस सारे फॉर्मूलों को एक दूसरे में पुट किया है, कुछ भी नया फॉर्मूला यूज नहीं किया। हाँ बस इतना ही है ये।